हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों, मैं आज चंद्रदेव पांडे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, 11th क्लास के स्टूडेंट्स और जो कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है कि इसमें जो है डायनेमिक्स मीन्स होता है प्रवाह, प्रवाह डायनेमिक्स, और थर्मो मीन्स होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी हीट का चेंज, टेम्परेचर का चेंज किसी सिस्टम में किस तरीके से होगा, कितना होगा, उस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को हम पढ़ते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से टर्म्स हैं। इसमें एक पहला टर्म है सिस्टम, दूसरा है सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर के बनता है यूनिवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलकर के क्या बनता है, यूनिवर्स बनता है। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम वो चीज है जिसकी हम स्टडी करते हैं, अंडर एक्सपेरिमेंट जो होता है, अंडर स्टडी जो होता है, उसे सिस्टम कहते हैं। सिस्टम इज ओनली द थिंग, अगर मेरी स्टडी हो रही है तो मैं सिस्टम हूं, आपकी स्टडी हो रही है तो आप सिस्टम है, और बाकी जितनी चीजें हैं वो आपका सराउंडिंग हो जाएगा। बाकी चीजें जो बचती हैं वो सराउंडिंग हो जाएंगी। रेस्ट ऑफ सिस्टम सराउंडिंग, और सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है उसे बाउंड्री कहते हैं। तो यहां पर कुछ सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं कि सिस्टम कौन कौन से हैं। एक आपका ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम का हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें मैटर और हीट दोनों ट्रांसफर हो सकता है, मैटर हीट एनर्जी सब ट्रांसफर हो सकता है। क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हीट का तो ट्रांसफर होता है, यानी टेम्परेचर का ट्रांसफर होगा, लेकिन मैटर का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल। यहां पर एक है आइसोलेटेड सिस्टम, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तीसरा आपका है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो हीट का ट्रांसफर होता है ना तो मैटर का ट्रांसफर होता है। थर्मस, थर्मस बोतल, पानी गर्म रहता है तो गर्म रहता है, ठंडा पड़ता है तो ठंडा रहता है। तो चाय रख लिया तो चाय गर्म रहती है। अब कुछ ये तो बहुत बेसिक चीजें हो गई, कुछ हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं कि स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं। यहां से सवाल बनता है, ये क्वेश्चन आता है यहां से कंपटीशन में, कि ये क्वेश्चंस आते हैं कि स्टेट फंक्शन क्या होते हैं। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी और आपका इंथैल्पी। ये इंथैल्पी है, ये इंटरनल एनर्जी है, ये एंट्रोपी है। PTBHSU गैस फ्री एनर्जी, ये सब स्टेट फंक्शंस होते हैं जो स्टेट पर डिपेंड करते हैं, स्टेट वेरिएबल्स इनको कहते हैं। और पाथ फंक्शंस जो पाथ पर डिपेंड करें, पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम इज मैकेनिज्म, लेकिन जो पाथ पर डिपेंड करें, जैसे वर्क डन, वर्क क्या है हमारा, पाथ फंक्शन है। हीट क्या है, पाथ फंक्शन है। जब तक कोई लोहे की छड़ नहीं रहेगी हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती। हीट को वैक्यूम चाहिए, हीट को वाटर का वैक्यूम चाहिए, वाटर चाहिए या आयरन का छड़ चाहिए या वैक्यूम चाहिए। तो हीट के लिए, हीट ट्रांसफर करने के लिए या वर्क के लिए हमको पाथ की आवश्यकता पड़ती है। कि U इज इक्वल टू Q कब हो जाता है, जब वर्क इज डन एट कांस्टेंट वैल्यूम। वैल्यूम अगर हम कांस्टेंट कर देते हैं तो U हमारा Q के बराबर हो जाता है। अब ये चीज आपको क्लियर हो गई कि पूछा था पाथ फंक्शन इनमें से कौन सा है, तो उसी में एक वर्क W दिया रहेगा, ऐसे W दिया रहेगा, तो W आपका पाथ फंक्शन है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यहां से भी 100% क्वेश्चन बनता है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है डिपेंड्स ऑन मैटर, जो मैटर पर डिपेंड करती हैं, अमाउंट पर डिपेंड करती हैं, अमाउंट ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करती हैं। जैसे मास हुआ, वॉल्यूम हुआ, कैपिटल M, कैपिटल V, इंटरनल एनर्जी कैपिटल U, इंथैल्पी कैपिटल H, एंट्रोपी कैपिटल S, इनको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हुआ, तो प्रेशर और टेम्परेचर P एंड T, यानी वॉल्यूम तो एक्सटेंसिव में चला गया, तो इंटेंसिव में क्या बचा, टेम्परेचर, प्रेशर, उसके बाद डेंसिटी रो, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, विस्कोसिटी
ये हो गया आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सरफेस टेंशन, ये सब चीजें आपकी आती हैं एक्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। तो आपसे यहां से भी सवाल पूछता है, सवाल यहां से भी आता है और सवाल यहां से भी आता है। तो स्टेट फंक्शंस क्या है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, चीजों को क्लियर समझ लें और जान लीजिए। ये आपका बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स में हम धीरे धीरे हम इंटर करने जा रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स से हर कंपटीशन में लगभग सवाल बनते हैं, इसलिए थर्मोडायनेमिक्स को कभी छोड़ के मत जाइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बच्चा लोग, प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी काम करता है और केमिस्ट्री में भी काम करता है। तो आप थर्मोडायनेमिक्स को समझ लीजिए, थर्मोडायनेमिक्स आपको नंबर देगा। आइए थर्मोडायनेमिक्स में बच्चा लोगों कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ते हैं। प्रोसेस, कौन कौन सी प्रोसेस हैं, कौन कौन से तरीके हैं। एक है आपका, सबसे पहले है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में टेम्परेचर, आइसोथर्मल, थर्मल मीन्स क्या, टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, डेल टी इज इक्वल टू 0। दूसरा है आपका आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक मतलब कि प्रेशर, बीपी याद रखिएगा, प्रेशर कांस्टेंट, डेल पी इक्वल टू 0। तीसरा है आपका एडियाबेटिक। एडियाबेटिक में हीट कांस्टेंट होगा, डेल क्यू इक्वल टू 0। हीट को हम हमेशा, हीट को हम दिखाएंगे क्यू से या कैपिटल क्यू से, स्मॉल क्यू से यूज करेंगे जब स्मॉल चेंज होगा। और नंबर 4 पर है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट डेल्टा बी इक्वल टू 0। तो ये 4 प्रोसेस आपके थर्मोडायनेमिक्स में आने वाले, महाराज 4 प्रोसेस को याद कर लीजिए। आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबेटिक हीट कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबैरिक प्रेशर, बीपी याद करिए, बीपी प्रेशर, बीपी प्रेशर या बॉडी का प्रेशर। तो आइसोबैरिक के लिए प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट। अब कुछ हमारी चीज में जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि ये स्लो होती है, रिवर्सिबल, जैसे कोई चीज हो रही है फिर वापस आ जा रही है, जा रही है वापस आ जा रही है, वो आपका रिवर्सिबल हो जाएगा। तो ये स्लो चलता है। यहां पर जो प्रेशर, इंटरनल प्रेशर होता है, पी इंटरनल मतलब आंतरिक दाब और बाहरी दाब के बराबर होता है। तो पी इंटरनल इक्वल टू पी एक्सटर्नल। तो पी एक्सटर्नल क्या होता है, पी एक्सटर्नल बाहरी दाब क्या होता है, पी इंटरनल प्लस डेल्टा पी। तो डेल्टा पी को अगर हम कम मान ले तो पी एक्सटर्नल लगभग पी इंटरनल के बराबर ही होता है। इसको बोलते हैं हम रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या हो जाएगा, ये फास्ट होता है, ये स्लो होता है, ये फास्ट होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, फास्ट होगा तो ये स्टेप्स में होगा। तो कौन सी स्टेप, पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी इंटरनल प्लस डेल्टा पी। तो डेल्टा पी की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, इंटरनल वैल्यू बराबर नहीं होगी, तो पी एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू पी इंटरनल। तो यहां पर हमने प्रोसेस के बारे में सीखा, महाराज लोग ध्यान से समझिए। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट, एडियाबेटिक में हीट कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में, रिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी इंटरनल और इरिवर्सिबल में पी इंटरनल आर इक्वल टू पी एक्सटर्नल। इतना चीज हमने सीख लिया। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं इंटरनल एनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आप थर्मोडायनेमिक्स बेसिक्स के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल एनर्जी सम, सभी ऊर्जा का जोड़, सभी ऊर्जा का जोड़, जो सभी ऊर्जा का सम होता है उसे बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। कहते हैं ना कि तुम्हारी स्टेमिना कितनी है, तुम्हारी पावर कितनी है, टोटल पावर ऑफ द सिस्टम, टोटल टाइप्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम अंडर स्टडी, तो उसको बोलते हैं ई टोटल। वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और जितनी टाइप्स की एनर्जी है, जैसे आपकी वाइब्रेशनल, तो ये आपकी एनर्जी वाइब्रेशनल। रोटेशनल, तो हम ऐसे रोटेट होने लगे, या हमारी रोटेशनल एनर्जी हो गई, वाइब्रेशनल हो गई, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल कि हमने यहाँ से उछल कर ऐसे कूद लिया, ये हमारी क्या हो गई, ट्रांसलेशनल एनर्जी हो गई। काइनेटिक एनर्जी जिससे हम चल रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जो हमारे अंदर है, आप हमको मार रहे हैं, हम भी आपको जड़ दे रहे हैं। अब ऐसे टाइप्स की जो टोटल टाइप्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम अगर हम स्टडी में हैं, तो हमारी जितनी स्टेमिना होगी, जितना पावर होगा, उसी को
इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा बोलते हैं इसको, बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा, याद आ गया टर्म भैया हिंदी मीडियम वाले बच्चों। अब यहां पर आता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया जाए तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आइसोकोरिक। तो यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक यानी ऊष्मा का प्रथम नियम, ऊष्मा का प्रथम नियम, प्रथम नियम क्या कहलाता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू क्या है, डेल्टा यू आपकी इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी को यू से या ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू क्या है, हीट है, और ये डब्ल्यू क्या है, वर्क। तो कितना हीट दिया गया, हीट लिया गया कि हीट दिया गया, सिस्टम के द्वारा हीट दिया गया कि सिस्टम पर हीट दिया गया, वर्क सिस्टम पर किया गया कि सिस्टम के द्वारा किया गया, वो होती है डेल्टा यू के बराबर, यानी इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। तो अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो यहां पर आइसोकोरिक में वॉल्यूम जीरो हो गया, और हमको पता है कि W इक्वल टू होता है पीडीवी, पीडीवी इक्वल टू डब्ल्यू। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, जीरो हो गया, दिस बिकम जीरो ड्यू टू बी इक्वल टू जीरो, तो P इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू बी, ये निकल के आता है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। अब ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। यहां पर हम ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखा देते हैं क्यू प्लस माइनस डब्लू, कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा, कब होगा, वर्क कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, फिजिक्स का जस्ट अपोजिट होता है केमिस्ट्री में बच्चा लोगों। वर्क डन बाय द सिस्टम, हम सिस्टम है, मेरे द्वारा वर्क हुआ, मैंने काम किया, मैंने टीचिंग किया, मैंने जो काम किया, तो वर्क क्या हो गया, वर्क माइनस हो जाएगा, वर्क बाय द सिस्टम, वर्क बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, तो वर्क क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वर्क ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर वर्क हो रहा है तो वर्क प्लस हो जाएगा। तो सिस्टम पर वर्क हो रहा है कि सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है, सिस्टम के द्वारा हुआ तो माइनस, सिस्टम पर हुआ तो प्लस। फिजिक्स में इसका जस्ट अपोजिट होता है साइन। अब हीट का साइन भी देख लीजिए, तो वर्क का साइन हमने बता दिया, अब हीट का देख लीजिए, एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया तो प्लस हो जाएगा, सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया, और हीट रिलीज, सिस्टम के द्वारा हीट रिलीज हुई है, ऊर्जा रिलीज हुई है, तो वहां पर माइनस हो जाएगा। तो जब सिस्टम पर वर्क हो रहा है तो प्लस, सिस्टम पर हीट आ रही है एब्जॉर्ब कर रही तो प्लस, सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है तो माइनस, सिस्टम के द्वारा हीट रिलीज हो रही है तो माइनस। तो प्लस माइनस का साइन थर्मोडायनेमिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस माइनस डब्ल्यू, वर्क प्लस भी हो सकता है, वर्क माइनस भी हो सकता है। प्लस कब होगा, जब वर्क सिस्टम पर होगा, माइनस कब होगा, जब सिस्टम के द्वारा वर्क होगा। तो इसमें हमने आंतरिक ऊर्जा और बहुत सारे प्रोसेसेज और रिवर्सिबल रिवर्सिबल के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, ऑर्गेनिक बाबा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब महाराज इस चैप्टर को 100% क्लियर आपको करना है, कंपटीशन के किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, हर कंपटीशन में 3 क्वेश्चन यहां से आता है, गारंटी है मेरे पास। आइए, आपका थर्मोडायनेमिक्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ कुछ टर्म्स हैं, जैसे आइसोथर्मल में क्या होगा, आइसोथर्मल अगर बात करते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम या आइसोथर्मल सिस्टम, Q इक्वल टू 0 और W इक्वल टू 0। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए अगर हम बात करें, ये आइसोथर्मल या आइसोलेटेड, आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, अगर आइसोथर्मल में तो Q इसको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर आइसोलेटेड की बात करें, आइसोलेटेड की बात करें तो आइसोलेटेड में W इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये अगर दोनों 0 हो जाएंगे तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नो ट्रांसफर ऑफ हीट एंड वर्क डन इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, एनर्जी एन आइसोलेटेड सिस्टम बिकम कांस्टेंट। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी कई टाइप की होती है कि आपकी जैसे C इक्वल टू क्यू अपान डेल्टा टी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम C से कंसंट्रेशन से प्रेजेंट करते हैं, क्यू अपान डेल्टा टी होता है। और हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट ट्रांसफर बाय द सिस्टम और हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा हीट दी गई है, सिस्टम पर हीट लाई गई, उसे हीट कैपेसिटी बोलते हैं। आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपकी हीट की कितनी कैपेसिटी है, आपकी क्यू कितनी है, ये होता है हीट कैपेसिटी। बच्चा लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिए।
अब यहां पर जब C इक्वल टू क्यू अपान डेल्टा टी हो जा रहा है तो यहां पर Q इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये बहुत ही वर्किंग फार्मूला है। अगर नीट की या जे की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी S इक्वल टू क्यू अपान डेल्टा टी होता है, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी होता है। स्पेसिफिक लग गया मतलब कि हीट कैपेसिटी से कुछ स्पेशल हो गया तो यहाँ पर एमईएस लग गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अगर हम बात करें कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या है तो एन मोल के लिए, नंबर ऑफ मोल्स के लिए यूज होता है, इसको सीएम प्रेजेंट करते हैं। सीएम इज इक्वल टू होता है क्यू अपान एन, यहाँ पर स्मॉल एन लगा दीजिए और कुछ नहीं, यहाँ पर Q अपान डेल्टा टी में स्मॉल एन लगा देंगे तो Q इक्वल टू एन सीबी डी टी होता है। अब क्यूपी यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी दो टर्म में, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर। बच्चा लोगों दो चीजें हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर Cb इक्वल टू क्यूबी इक्वल टू सीबी डी होता है, इसको डेल्टा यू भी बोलते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर पर क्यूपी इसको बोलते हैं और सीपीडीटी बोलते हैं। तो सीबीडीटी सीपीडीटी इक्वल टू डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। डेल्टा एच क्या है? इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम है। एट कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी को ही इंथैल्पी बोलते हैं। यही आपकी इंथैल्पी हो जाती है, इसी को इंथैल्पी बोलते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर हीट ट्रांसफर बाय द सिस्टम इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी या इंथैल्पी बोलते हैं, सीपीडीटी बोलते हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीबीडीटी बोलते हैं डेल्टा यू, और डेल्टा यू आपकी हो जाती है इंटरनल एनर्जी, टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। तो हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, किसी सिस्टम की वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं तो उसको इंटरनल एनर्जी बोलेंगे, सीबीडीटी बोलेंगे, और अगर उस पे प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं तो उसको सीपीडीटी बोलेंगे, और सीपीडीटी को डेल्टा एच भी बोलते हैं, सीबीडीटी को डेल्टा यू भी बोलते हैं। तो डेल्टा एच इक्वल टू यू डेल यू प्लस आर डी टी, ये एक रिलेशन है। अब इसके हम डेरिवेशन पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये आपकी वन शॉट क्लास है। इसमें वो बच्चों के लिए ज्यादा फायदा है जो एक बार पढ़ के बैठे हैं या क्लास में पढ़ रहे हैं या किताब खोल के बैठे हैं। तो इससे अगर आप देखेंगे दोनों की वैल्यू आप रखिए, डेल्टा एच की वैल्यू रखिए, डेल्टा यू की वैल्यू रखिए, तो यहाँ पर सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर, ये मेयर इक्वेशन है और ये इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जाती है। सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर, क्योंकि डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एच इक्वल टू सीबी डी होता है। तो सीबी डी इक्वल टू सीपी डी प्लस आर डी, इसको आप चेकआउट करेंगे, डी कैंसिल हो जाएगा और सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर आ जाएगा। यहां से ये मेयर इक्वेशन निकल के आता है। तो थैंक यू वेरी मच, बने रहिए। अगर चीजें आ रही तो पॉज कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक बता दीजिए कि इसी चैनल पर केमिस्ट्री का बेस्ट एप्लीकेशन कंटेंट आपको मिलने वाला है। बहुत सारे ऐसे फार्मूले आपको मिलने वाले, बहुत सारी ऐसी ट्रिक मिलने वाली। बने रही आरगी बाबा चैनल पर चंद्रदेव पांडे के साथ, और आपको एक नया तरीका, नया ट्रिक, नया तरीका और बड़े बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट को बहुत आसान तरीके से समझाने का तरीका। सारा खेल जो है वो टीचर के टीचिंग का है, वो ना तो बोर्ड का है, ना तो कैमरा का है, और ना ही आपको बहुत अच्छे रॉयल स्टेज का है। बस सिर्फ अगर चीज है तो वो समझाने वाले का खेल है, सारा खेल समझाने वाले का है। और अगर आपके नब्ज को हमने पकड़ लिया, आपकी समस्या को हमने समझ लिया, तो हम ही बेस्ट टीचर हैं। और आपने मेरे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लिया तो आप बेस्ट स्टूडेंट हैं। तो बने रहिए आप हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए और बच्चों को आप
एनर्जाइज कीजिए कि वो आए और ऑर्गेनिक बाबा चैनल पर चीजों को देखें, समझें, पढ़ें और जानें। तो बने रहिए और एडवांस चीजों को लेके चलते हैं। हेलो दोस्तों, ऊष्मागतिकी में हम आपका सब बहुत स्वागत करते हैं। यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेशन करेंगे, वर्क का कैलकुलेशन करेंगे, कितना वर्क आ रहा है। आइसोकोरिक प्रोसेस अगर है, इसका मतलब कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पी डीवी यानी वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू हो जाएगा। और डेल्टा इक्वल टू क्यू बी भी बोलते हैं क्योंकि वॉल्यूम इसका कांस्टेंट होता है। इसको लिखते हैं एनसीबी जीटी से, समझ पाएंगे। आइसो बैरिक है, इसका मतलब कि क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि डब्ल्यू पी एक्सटर्नल B2 माइनस B1, यानी एक्सटर्नल जो प्रेशर है और वॉल्यूम जितना चेंज हुआ है उससे वॉल्यूम पहले वाले को माइनस कर लेंगे। तो ये फाइनल माइनस इनिशियल, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। आइसोथर्मल अगर है, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क डन। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए -2.303 log V2 अपॉन V1, या इसी को लिख सकते हैं W रिवर्सिबल इक्वल टू -2.303 log P1 अपॉन P2। क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है तो ज्यादा वाले को ऊपर रखेंगे, प्रेशर P1 पहले वाला ज्यादा होगा तो उसको ऊपर रखेंगे, अपॉन P2 हो जाएगा। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो W रिवर्सिबल इरिवर्सिबल से ज्यादा होगा। अगर कंप्रेशन हो रहा है तो W इरिवर्सिबल रिवर्सिबल से ज्यादा होगा। ये 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे। वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस में W रिवर्सिबल चेक करते हैं, NCB T2 माइनस T1 यानी डेल्टा T होता है, NCB डेल्टा T होता है। अब यहाँ पर NCB अपान गामा -1 T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं। अब इसको लिखते हैं CB इक्वल टू R अपान 1 माइनस गामा, क्योंकि CP माइनस CB इक्वल टू R होता है। यहाँ पर एक गामा आया है, गामा क्या होता है, गामा कुछ नहीं होता है, CP बाई CB इक्वल टू गामा बोलते हैं। ये गामा का रिलेशन है, CP और CB का रेशियो होता है। गामा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए 1.66 होती है, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कोई भी मोनो एटॉमिक है। डायटॉमिक है O2 N2 He2, ये सब आपका डायटॉमिक है, इसके लिए गामा 1.44 होती है। पॉली एटॉमिक है 1.33 होती है, पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर है तो 1.33, और अगर लीनियर है तो 1.4 हो जाएगा। तो ये चीज एग्जाम में आता है, गामा की वैल्यू लिखने के लिए पीजीटी में कई बार पूछा गया है, पीजीटी में पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया है, और जेई में और नीट में गामा की वैल्यू कई बार पूछी गई है। तो आप जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्लास को बढ़िया अच्छे से पढ़ें, समझें। यहाँ जहाँ हाईलाइट चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा। रिवर्सिबल के लिए अगर वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए चेक करते हैं, ये जितना भी हमने चेक कर दिया है उसी में रिवर्सिबल पीबी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, पीबी की पावर 1 माइनस गामा टी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, टीबी गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट होता है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं या आप बुक देख के पढ़ रहे हैं या आपने चैप्टर को पढ़ रखा है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही रामबाण है, और ये जरूर लंका फतेह करेगी, ये इस्लामाबाद फतेह करेगी, और ये आपको जीत दिलाएगी। इसका वादा नहीं, इसकी पूरी गारंटी है, 100% गारंटी ऑर्गेनिक बाबा लेते हैं चैनल पर। अगर आप बने हैं, चीजों को पढ़ रहे हैं, साथ साथ में लिख रहे हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, थर्मोडायनामिक का क्वेश्चन सही करने से कोई नहीं रोक सकता। एक चीज और याद रखिए, 9 PM पर हर संडे को मेरी स्पेशल डाउट सेशन क्लास होती है, उसमें आप जुड़ करके अपने डाउट्स को भी रख सकते हैं, आपका तत्काल जवाब दिया जाएगा। तो हर संडे रात को 9 बजे PM में आप याद रखिए, डाउट सेशन लेना ना भूलिए, और बने रहिए ऑर्गेनिक बाबा के साथ। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिए। थर्मोडायनेमिक्स की जो चीजें आ रही हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो चीजें आपको आएंगी। क्लास को पढ़िए, एक बार लिखिए, ये मेरा वादा है। थैंक यू वेरी मच।
वर्क डन एट फ्री एक्सपेंशन, ये बहुत आसान है, इसको याद करना मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन है तो प्रेशर जीरो हो गया। ऐसा व्यक्ति जिसका गटहिला काट दो चाहे जहां और चला जाए, नाथ न नाथ न पगहा, जिहके आगे आगे नाथ न पाछे पगहा, तिहके मरे न रोवे गदहा। यानी प्रेशर जीरो तो फ्री एक्सपेंशन, तो वर्क चाहे जहां चला जाए। तो यहाँ पर पी एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो, डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस, यहाँ पर वॉल्यूम आप B1 से B2 ले लीजिए, या प्रेशर आप P2 से, या प्रेशर आप जो है P2 से P1 ले लीजिए, और इसको आप मैथमेटिकली करेंगे, डेल्टा B इक्वल टू क्या हो जाएगा, P जीरो है, ये जीरो है तो ये भी जीरो आ जाएगा, तो फ्री एक्सपेंशन में जीरो ही होता है। ये एग्जाम में आया हुआ है, किसमें आया है, ये गेट में आया है, ये नीट में आया है, ये जेई में आया है। अब जाओ पढ़ो, कारगिरी बाबा बने रहो, सीखना है तो। आइए एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, इसको एच से प्रेजेंट करते हैं। अब प्यारे बच्चियों जरा सब्सक्राइब भी कर दो, देख के भाग जाती हो। लड़के तो सब्सक्राइब कर दे हैं, लेकिन लड़कियां सब्सक्राइब नहीं कर रही हैं, तो लड़कियां सब्सक्राइब चैनल को कर दें, क्योंकि वॉचिंग टाइम में मैं देखता हूं, मुझे समझ में आता है कि वीडियो तो देखती हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रही, तो सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। और इंथैल्पी के लिए अगर हम बात करें, आई से नहीं ई से लिखेंगे, इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, तो इंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच से प्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू क्यूपी इक्वल टू सीपी डीटी होता है, इंडिपेंडेंट टू पाथ फंक्शन, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, तो इंथैल्पी क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन हो जाएगा। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी, यहाँ पर डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, और पी की जगह पर हम लिख सकते हैं, पी की जगह पर डेल्टा बी की जगह पर आर टी, पी बी के आर टी, डेल्टा एन जी जुड़ जाता है, डेल्टा एन जी इक्वल टू चेंज इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस चेंज इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं डेल्टा एन जी। यहाँ पर डेल्टा एन जी हमने एक बार केमिकल इक्विलिब्रिया के सिस्टम में जाकर के प्लेलिस्ट में फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रिया में पढ़िएगा, वैसे बता देता हूँ, PCl5 इक्वल Cl2 प्लस PCl3, यहाँ पर 1 मोल, तो यहाँ पर डेल्टा एन जी इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 इक्वल टू -2, तो डेल्टा एन जी इसके लिए हाइपर प्रोसेस के लिए -2 होती है। अब क्या है, इंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर P इक्वल टू जीरो, P जब जीरो हो जाएगा तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा P के QP के बराबर हो गया, डेल्टा U के बराबर हो गया, क्योंकि आपको एक रिलेशन पता है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा B। अब यहाँ पर P जीरो हो गया तो ये पोर्शन जीरो हो गया, तो ये पोर्शन जीरो हो गया, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा U के बराबर हो जाएगा। यह याद कर लो, यह याद कर लो महाराज, याद कर लो। अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है तो कुछ कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर डेल्टा बी इक्वल टू जीरो हो गया तो फिर ये पोर्शन फिर जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू बी, या इसको बोलते हैं क्यूबी, इसको बोलते हैं क्यूपी। एट कांस्टेंट प्रेशर पर इंथैल्पी को बोलते हैं क्यूपी, एट कांस्टेंट वैल्यूम पर इंथैल्पी को बोलते हैं क्यूबी। अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है थर्मोडायनेमिक्स की, जो हर जगह यूज होती है, केमिकल काइनेटिक्स में भी यूज होती है, पूरी केमिस्ट्री में यूज होती है, वो है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस जिसमें हीट क्या होती है, हीट रिलीज होती है, हीट निकलती है, तो डेल्टा एच क्या होता है, माइनस होता है, और एंडोथर्मिक में हीट सप्लाई करनी पड़ती है, यानी इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। डेल्टा एच क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बने रहिए चैनल पर, ऑर्गेनिक बाबा चैनल पर। आपकी थर्मोडायनेमिक्स फिनिश होने वाली है विद इन 10 मिनट्स। बने रहिए चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत करता हूं, मैं चंद्रदेव पांडे। ऑर्गेनिक बाबा चैनल पर आप बने हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद, शुक्रिया।
कैलोरीमेट्री पढ़ लेते हैं। आइए इसी टर्म में थर्मोडायनेमिक्स में कैलोरीमेट्री पढ़ लेते हैं। कैलोरीमेट्री क्या करता है? कैलोरीमेट्री करता है प्रैक्टिकली मेजर करता है हीट चेंज को। हीट कितना चेंज हुआ किसी सिस्टम में, उस चीज को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये कोई बम्ब नहीं है भैया। बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्या होता है कि इसमें वाटर भरा रहता है, इसमें ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको जलाते हैं, एक रॉड होती है और एक थर्मामीटर से टेम्परेचर देखते हैं, और यहाँ पर डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1 पहले और बाद में, और डेल्टा यू इक्वल टू माइनस सी डेल्टा टी। इससे हम हीट कैपेसिटी को मेजर करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि Q इक्वल टू क्या इसमें हीट चेंज हुआ, तो हीट इक्वल टू CV डेल्टा टी। तो जैसे एक रिएक्शन है कि कार्बन हमने लिया ग्रेफाइट और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया, CO2 बन गया। हमने कहा था कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कैलोरीमीटर में किसी चीज को हम जलाते हैं, तो Q इक्वल टू माइनस CV डेल्टा टी आया। हीट डज नॉट हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम। अगर माइनस आ गया तो सिस्टम हमारा हीट लॉस कर रहा है, यानी ग्रेफाइट अगर CO2 में जा रहा है तो हीट लॉस्ट हो रही, हीट इसमें लग रही, रिलीज हो रही है। तो इंथैल्पी चेंज क्या होता है? इंथैल्पी चेंज R अगर P में जा रहा है तो डेल्टा R H इक्वल टू 0, और अगर 2A 2B में जा रहा है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 2 मोल यहाँ है 2 मोल यहाँ है, डेल्टा R H इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट वर्किंग फार्मूला है जो डेल्टा R H इक्वल टू समेशन I प्रोडक्ट के इंथैल्पी माइनस इंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। तो R और P हमने स्मॉल से यहां लिख दिया। एक एग्जांपल में लिया है CH4 प्लस 2O2 इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा R H इक्वल टू यानी टोटल इंथैल्पी चेंज इक्वल टू प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल क्या है, CO2 और 2H2O है, तो यहाँ H मोलर मतलब की हीट कैपेसिटी मोलर, CO2 गैस प्लस कितने मोल H2O है 2 मोलर H2O माइनस CH4 इन गैस और प्लस 2O2 और CH4 इन गैस। तो इस तरीके से आप, ये वर्किंग फार्मूला, इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ये न्यूमेरिकल नीट में आया हुआ है, ये न्यूमेरिकल आपका गेट में आया हुआ है, ये न्यूमेरिकल आपका JEE में आया हुआ है। तो ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अपने आप को थोड़ा तेज मानते हैं, थोड़ा सा इंटेलिजेंट मानते हैं, थोड़ा पढ़ने में अपने आप को होशियार समझते हैं, और थर्मोडायनेमिक्स की NCERT की इस किताब को एक बार पढ़ लिया है, थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ लिया है। ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अपने आप को थोड़ा रिवाइज करना चाह रहे हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स इन 60 मिनट्स 50 मिनट्स 40 मिनट्स ये लिमिट सिर्फ CD पांडे ऑर्गेनिक बाबा चैनल पर आपको मिलेगा। क्योंकि पहली बार आप मुझसे इंटेक्ट हो रहे हो, पहली बार आप बहुत कम समय में थर्मोडायनेमिक्स आप सीख रहे हो, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए आपको पेन साथ साथ में चलाना पड़ेगा, वीडियो को पॉज करना पड़ेगा, और ठंडी का मजा लीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब हम इन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आइए, थर्मोडायनेमिक्स के लगभग मिड पॉइंट में चैप्टर खत्म होने के कगार पर है, तो हेस लॉ पढ़ लेते हैं। हेस लॉ क्या होता है कि इंथैल्पी, अगर कोई एक रिएक्शन A से B, B से C, C से D, D से E, E से F में जा रहा है, बहुत स्टेप्स फॉलो कर रहा है, मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, और डायरेक्ट प्रोडक्ट में जा रहा है, तो A से डायरेक्ट D में जा रहा है और ये इनडायरेक्ट जा रहा है। तो यहां पर लिख सकते हैं कि ये डायरेक्ट गया है और ये इनडायरेक्ट गया है। तो टोटल सम ऑफ द इंथैल्पीज ऑफ ऑल स्टेप्स इज इक्वल टू द इंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट चेंज टू द प्रोडक्ट। तो टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज सम ऑफ द स्टेप्स के बराबर होता है। यही आपका हेस लॉ है। अब हम बात करते हैं इंथैल्पी स्टैंडर्ड डेल्टा H नॉट लग जाएगा। स्टैंडर्ड की बात करते हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे। पहला है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, सॉलिड का लिक्विड में जाना, आइस का वाटर में कन्वर्ट हो जाना, तो यहाँ पर ये फ्यूजन कहलाता है। डेल्टा H नॉट फ्यूजन बोलते हैं। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन यानी लिक्विड का गैस में चले जाना,
लिक्विड का गैस में चले जाना, इसका मतलब H2O वाइपर में चला जाता है, डेल्टा H नॉट वाइपर्स कहलाते हैं। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या है, सॉलिड आपका गैस में चला जाता है, I2 सॉलिड I2 गैस में जा रहा है, डेल्टा H नॉट सब्लिमेशन लिखेंगे, डेल्टा H नॉट फ्यूजन लिखेंगे, डेल्टा H नॉट वेपराइजेशन लिखेंगे। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कोई चीज बन रहा है, H2 प्लस हाफ O2 इक्वल टू H2O लिक्विड्स, ग्रेफाइट CO2 बन रहा है, ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है, कार्बन ग्रेफाइट, डेल्टा H नॉट CO2 डेल्टा H नॉट H2O। तो जो फॉर्मेशन हो रहा है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एटम्स में चले जाना, H2 2H में चला जा रहा है, N2 2H में चला जा रहा है, CH4 4H कार्बन प्लस 4H में चला जा रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पीज हैं, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, और इसके बाद में आता है बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी। वो डिपेंड करता है कि आपका बॉन्ड सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, सिंगल बॉन्ड की सबसे कम होगी, और डबल बॉन्ड की मिडिल में होगी। तो आइए डिस्कस करते हैं, उसके बाद में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं। इंथैल्पी के क्रम में कुछ चीजों को और हम डिस्कस करते हैं। बॉन्ड इंथैल्पी अगर हम बात करें तो O2 की बॉन्ड इंथैल्पी 498 होती है, CO की 741 होती है, C ट्रिपल बॉन्ड N की देखिए बढ़ के आ गई है, N ट्रिपल बॉन्ड N की सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड और ट्रिपल के बाद में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड। तो इस पर डिपेंड करती है कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, ये आप मेजर करते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। इसके बाद आती है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, कोई हमारा साल्ट है, सॉल्वेंट इसमें डालते हैं तो उस इक्वस में जाता है, तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। इंथैल्पी लैटिस एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड कि इसी इनफाइनाइट पे आपका पॉजिटिव आयन है, इनफाइनाइट पर आपका निगेटिव आयन है, दोनों मिलकर के एक साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं, उसे बोलते हैं लैटिस एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। और यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जैसे हमारा NaCl आपका Na पॉजिटिव Cl निगेटिव में जाता है, या Na प्लस Cl निगेटिव मिलकर के NaCl बनाता है। फॉर्मेशन या ब्रेकिंग दोनों बात कर सकते हैं। तो पहले सॉलिड किस में जाएगा, गैस फॉर्म में, गैस फिर आयनाइज होगा, यहाँ पर लिक्विड आपका गैस फॉर्म में जाएगा, दोनों मिलेंगे, मिल करके फिर क्या बना देंगे, लैटिस का फॉर्मेशन कर देंगे। तो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव कैटायन एंड अमाउंट ऑफ नेगेटिव एनायन come to become a bond or a lattice, this energy amount of energy required is known as lattice energy। ये BSc 1 का बहुत ही पेट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है, कोई चीज आपका क्या है, एसिड है और आपका एक बेस है, दोनों मिलके साल्ट बना रहा है, वाटर निकल रहा है, डेल्टा H नॉट न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन आप पढ़ लीजिएगा, किसी चीज को जलाते हैं, कार्बन को O2 में जलाएंगे CO2 बनेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो कंबस्टन कहलाता है। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, ये भी हमने बता दिया। इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन क्या है, जैसे आपका सल्फर है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहा है, मोनोक्लिनिक आपका है, रोम्बिक सल्फर है, ग्रेफाइट आपका डायमंड में जा रहा है, तो कार्बन ग्रेफाइट जो है, ऐसे इस टाइप का जो ट्रांजिशन होते रहते हैं, ये ईयर्स टू ईयर्स होते हैं, बहुत सालों लग जाते हैं, ईरा टू ईरा लग जाता है। तो इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, जैसे वाटर आपका सॉलिड आइस जो है वो लिक्विड में आता है, लिक्विड से वेपर में आता है, तो वहां भी ट्रांजिशन आप कह सकते हैं। लेकिन ट्रांजिशन यूज वहां हम करते हैं जिसमें एक फेज से दूसरे फेज में चले जाए, फिर पुनः वापस ना आ पाए, तो इस तरीके से आपकी इंथैल्पी फिनिश होती है। अब हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, बने रहिए ऑर्गेनिक बाबा चैनल के साथ। विद इन 5 मिनट्स आपकी थर्मोडायनामिक्स खत्म हो रही है, उसका नाम है इंट्रोपी और डिसऑर्डरनेस, इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। आइए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं, इसको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपका कार्नाट इंजन बताता है, जो किसी भी चीज की सफिशियंसी, इफिशियंसी, वर्क करने की कैपेसिटी बताता है कि 1 होती है। यहां पर इंट्रोपी की बात कर लेते हैं, तो इंट्रोपी डेल्टा एस, डेल्टा एस क्या होता है, डिसऑर्डर बताता है, किसी चीज में कितना डिसऑर्डर है, जैसे वो कितना ज्यादा बिखरा हुआ है, बिखराव बताता है, ये बिखराव बताता है।
और रैंडमनेस बताता है कितना ज्यादा रैंडम वो चीज रैंडम है। तो यहाँ पर गैस ज्यादा रैंडम होती है, फिर लिक्विड होती है, फिर सॉलिड होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, इसका एक नेचुरल फार्मूला है, ये आप वर्किंग फार्मूला मान लीजिए। डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा एस टोटल होता है। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा एस क्या होगी हमारी, पॉजिटिव होगी। डेल्टा टी यानी टोटल डेल्टा एस हमारी जो होगी सिस्टम सराउंडिंग की ग्रेटर देन 0 होगी, तभी तो ये एस वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब डेल्टा एस टोटल अगर हमारी क्या है, लेस देन 0 है सिस्टम और सराउंडिंग मिला करके, तो वो निगेटिव आएगी। और इक्विलिब्रियम में है तो डेल्टा एस इक्वल टू 0 हो जाएगा। डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सिस्टम सराउंडिंग ये क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, नीट में आया हुआ है, ये आपका नीट में आया हुआ है, ये आपका जेई में आया हुआ है, ये आपका गेट में आया हुआ है, हर जगह आया हुआ है। ये कौन सा ऐसा एग्जाम है जहां नहीं है, बोर्ड में आया हुआ है। अब यहां पर हम पढ़ते हैं कि एंट्रोपी का टोटल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होगा, तो डेल्टा सिस्टम डेल्टा सराउंडिंग इज नॉट इक्वल टू 0। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो 0 होती है, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस तो चलता हुआ चला जाता है, उसके लिए तो पॉजिटिव ही होगी। तो एंट्रोपी चेंज आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 NRT log V2 अपान V1 अपान T होता है, तो T से T कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 NR log V2 अपान V1, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसपे न्यूमेरिकल आपका पूछा जाता है। डेल्टा एस रिवर्सिबल के लिए 0 होता है, डेल्टा एस एडियाबेटिक के लिए भी 0 होता है। डेल्टा एस आपका एंट्रोपी आइसोबोरिक प्रोसेस के लिए 2.303 NCB log T2 अपॉन T1, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूम कांस्टेंट होता है। और आइसोकोरिक के लिए 2.303 NCP log V2 अपॉन V1 होता है। और फ्यूजन के लिए डेल्टा एच अपॉन टी होता है, यहाँ पर क्यू की जगह पर एच टी अपॉन टी हो जाता है। तो इस तरीके से इंट्रोपी क्या है, रैंडमनेस क्या है, डिसऑर्डर क्या है, किसी रिएक्शन में कितना अफरा तफरी है, कोई कितना, जितना आप बिखरे रहेंगे, जितना आप डिस्टर्ब रहेंगे, जितना मोर डिसऑर्डर मोर रिएक्शन, नो डिसऑर्डर नो रिएक्शन, जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगा तभी ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। डिसऑर्डर नहीं है तो एंट्रोपी उसकी 0 होगी। एट एब्सोल्यूट 0 एंट्रोपी ऑफ ए क्रिस्टलाइन बिकम 0 इज कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वही चीज अब पढ़ने जा रहे हैं, तो आइए गिब्स फ्री एनर्जी और थर्ड लॉ को डिस्कस करके थर्मोडायनेमिक्स को फिनिश करते हैं। लास्ट में बच्चों बहुत अच्छा लग रहा होगा, थर्मोडायनेमिक्स खत्म होने जा रही है, तो आइए राणा प्रताप के कोणों से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था। तो आइए वीर गति के साथ पढ़िए, वीरता के साथ। डेल्टा एस इंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन इक्वल टू होता है डेल्टा एस वेपराइजेशन इक्वल टू क्यू वेपराइजेशन पर टीबी, उस टेम्परेचर पर जो चेंज हो रहा है। गिब्स फ्री एनर्जी एक टर्म आता है डेल्टा जी, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। डेल्टा एच इसकी इंथैल्पी होती है, डेल्टा एस इंट्रोपी होती है। अब यहाँ पर केसेज बनते हैं, यही केसेज हर जगह यूज होते हैं, इक्विलिब्रियम में यूज होता है, काइनेटिक्स में यूज होता है, और आपका कहाँ यूज होता है, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होता है। डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम होगा, यानी ये वैल्यू जब 0 होगी इसका मतलब ये टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम कहलाएगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस, इसका मतलब कि ये टोटल वैल्यू माइनस आएगा, तो ये स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस। एंट्रोपी में इसका एक बहुत बढ़िया आपके किताब में, आपके एनसीईआरटी में ग्राफ बना हुआ है, वहां पर प्लस माइनस दिखाया गया है, कुछ नहीं है। यहाँ पर एच जो है हमेशा पॉजिटिव होता ही होता है, एच पॉजिटिव ही लेकर के चलेंगे। अब अगर हमको माइनस लेके आना है तो इसकी वैल्यू ज्यादा माइनस होगी, तभी ज्यादा माइनस में से कम माइनस होगा तब माइनस निकल के आएगा, या इसकी वैल्यू ज्यादा माइनस होगी तब ये माइनस निकल के आएगा। पॉजिटिव अगर लेके चलना है तो ये वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव ले लीजिए तो ये पॉजिटिव आ जाएगी। इस तरीके से चिल मारिए, एंजॉय कीजिए और हर हर महादेव बोलिए। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हेलो बच्चों, हेलो महाराज, कैसे हो?
और गर्ल्स जो भी सब्सक्राइब नहीं की हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें। और आप लोगों का प्यार बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चैनल के लिए। बच्चों को, सही बच्चों को मैं बता रहा हूं कि इस चैनल पर जो लोग आते हैं उनका सक्सेस 100% डिसाइड करते हैं कौन? मैं नहीं, भोलेनाथ डिसाइड करते हैं। उन्हीं की कृपा से मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? एट एट एब्सोल्यूट जीरो यानी 273 केल्विन पर, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, डेल्टा एस ऑफ ये परफेक्ट क्रिस्टलाइन, परफेक्ट क्रिस्टल का 0 होता है। तो यहां पर डेल्टा एस क्या हो जाएगा? 0 होगा। और G इक्वल टू एच माइनस टी एस से G सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम। यहां पर अगर G नॉट रख दें, G इक्वल टू 0 यानी ये वैल्यू अगर 0 रख दें तो यहां पर G इक्वल टू G नॉट माइनस प्लस आर टी एल एन के। यहाँ पर G नॉट स्टैंडर्ड की बात कर रहा है। G नॉट का मतलब हो गया स्टैंडर्ड हो गया, तो स्टैंडर्ड की बात कर रहा है इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 हट जाएगा डेल्टा G नॉट इक्वल टू आर टी एल एन के, क्योंकि एल एन इज इक्वल टू होता है 2.303 लॉग के। कई बार बता चुका हूं। तो 9 बजे, रात्रि 9 बजे संडे को मैं लाइव आता हूं, डाउट सेशन लेता हूं, आना मत भूलिएगा। और थर्मोडायनेमिक फिनिश हो रही है तो मैं तो चिल कर रहा हूं, आप लोग भी चिल कीजिए। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय योर डे, एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय विथ केमिस्ट्री एंड सब्सक्राइब ऑर्गेनिक बाबा। बने रहिए अपने मेंटर, मोटिवेटर, अपने गुरु, अपने बड़े भाई चंद्रदेव पांडे के साथ, और मोस्ट पे ताव देते हुए ऐसे चिल कीजिए। थर्मोडायनेमिक फिनिश हो गई है। अगर किसी को थर्मोडायनेमिक्स का एडवांस पार्ट देखना है तो CSIR नेट में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा, उसमें थर्मोडायनेमिक्स की मेरे 3-4 लेक्चर होंगे, उसको देखना मत भूलिएगा। वैसे इतना आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।